हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो एल्कली मेटल्स होती है वो किस तरीके से रिएक्शन शो करती है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एल्कली मेटल्स के जो नाइट्राइट्स होते हैं, जो सल्फेट्स होते हैं, जो हैलाइड्स होते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आकर के पहला प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट ना आए, राइट। एंड अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाकर के प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो की अपडेट मिस ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रेट के बारे में। जो एल्कली मेटल्स होती है वो जनरली नाइट्रेट का फॉर्मेशन करती है। जितनी भी एल्कली मेटल्स होती है, चाहे हम लिथियम की बात करें, लिथियम से लेकर के सीजियम तक, फ्रॉन्शियम जो होता है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होता है, उसकी हम बात नहीं करते। तो लिथियम से सीजियम की अगर हम बात करें तो ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन करती है। नाइट्रेट होता है NO3-, ठीक है। तो N जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें LiNO3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। LiNO3 से लेकर के CsNO3 सारे के सारे एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें सोलिबिलिटी की, अब देखो सोलिबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है कि नाइट्रेट की सोलिबिलिटी जो होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जाने की, लिथियम से लेकर के हम सीजियम की बात करें, अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर यानी एल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी लिथियम LiNO3 जो होता है, लिथियम नाइट्रेट जो होता है उसकी सोलिबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू सीजियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आपको कई बार इस तरीके से ऑर्डर भी पूछा जाएगा कि कंपैरिजन करनी होगी नाइट्रेट की सोलिबिलिटी की, तो लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, सीजियम नाइट्रेट जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो LiNO3 होता है ये एक अलग तरीके की रिएक्शन को शो करता है। बाकी जितने भी हमारे पास में एल्कली मेटल के नाइट्रेट बनेंगे वो सारे के सारे किस में टूटेंगे, नाइट्राइट में टूटेंगे, ठीक है। जब हम इनको हीट देते हैं, अगर हमारे पास में कोई भी एल्कली मेटल नाइट्रेट है, अगर हम उसको हीट कर दें तो ये नाइट्राइट में टूटता है, ठीक है। MnO2 बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में NaNO3 है तो अगर हम NaNO3 को हीट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बनाएगा, NaNO2 बनाएगा प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन लिथियम क्या करता है, लिथियम नाइट्रेट जो होता है अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड के अंदर टूटता है प्लस NO2 देता है प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ एनोमलिश बिहेवियर शो करता है अपने ही मेंबर के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये जो होता है इस तरीके के एनोमलिश बिहेवियर को हम डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर पढ़ते हैं कि लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम शो करता है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सेम लिथियम भी शो करता है। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक टाइप की और रिएक्शन है कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करती। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब हमने रिएक्शन विद वाटर या फिर रिएक्शन विद एयर देखा था, ठीक। रिएक्शन विद एयर में हमने देखा था कि जनरली क्या करता है एल्कली मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन लिथियम एक ऐसी अकेली एलिमेंट है एल्कली मेटल की जो कि एनवायरमेंटल में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाती है, ये बनाती है नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। और जब इस नाइट्राइड को हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर देते हैं तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, ठीक है। यानी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस नाइट्राइड को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस साथ में अमोनिया गैस होगी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन जो होती है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही रिएक्शन करता है, बाकी एल्कली मेटल कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एनोमलस बिहेवियर में पढ़ते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन है जो कि एनोमलस बिहेवियर में आती है, डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर आती है। मैग्नीशियम जो होता है वो भी एनवायरमेंटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। और लिथियम भी क्या काम करता है, लिथियम भी एनवायरमेंटल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेट की। फर्स्ट हमने देखा कि नाइट्रेट क्या होता है
और किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन चलती है अगर हम NO3 माइनस है ना, NO3 माइनस और कैटायन हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सल्फेट की, तो जनरली जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप का सल्फेट बनाते हैं? M2SO4 टाइप का सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Li2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, Na2SO4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम बात करें कि इनकी आयोनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आयोनिक प्रॉपर्टी अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयोनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट किया जाता है। तो आयोनिक प्रॉपर्टी क्या हुई, वो इंक्रीज होती जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एल्कली मेटल्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपको बहुत सारे सल्फेट्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे Li2SO4 दे रखा है, K2SO4 दे रखा है, Na2SO4 दे रखा है, इस टाइप का, और आपसे पूछा जाता है कि किसका आयोनिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, तो सीजियम सल्फेट जो होगा उसकी आयोनिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, और लिथियम सल्फेट जो होगा उसकी आयोनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। कोवेलेंट नेचर शो करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, तो आप इस तरीके से अगर स्टेटमेंट हो कि कंप्लीटली कोवेलेंट होता है, तो कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, आयोनिक कैरेक्टर कम होता है। आयोनिक कैरेक्टर कम होने की वजह से हम उसको एज कंपेयर करते हैं कोवेलेंट के साथ। ठीक, फिर अगर हम बात करें सल्फेट्स की, जब हम सल्फेट को कार्बन के साथ बर्न करते हैं, सल्फेट्स ऑन बर्निंग विद कार्बन, ठीक है, तो ये सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, M2S का फॉर्मेशन करता है। जैसे सपोज अगर आप लोगों ने K2SO4 को कार्बन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक, हमने K2SO4 लिया, K2SO4 को कार्बन की प्रेजेंस में बर्न किया, बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे ही बर्न किया तो ये बनाता है, ये क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फाइड बनाएगा, K2S बनाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो सल्फेट्स होते हैं वो बर्निंग विद कार्बन क्या बनाते हैं, सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। आपसे अगर इस टाइप की रिएक्शन पूछी जाए कि हम सल्फाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम एक मेथड ये भी है कि हम सल्फेट जो होते हैं उनको हम अगर कार्बन के साथ बर्न करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है जो कि हार्मफुल गैस होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और एक्सेप्शन की, तो देखो लिथियम जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स के वो सारे के सारे ट्राइवेलेंट मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ट्राइवेलेंट मेटल्स कौन से हो गए, जिनकी वैलेंसी तीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल Fe+3 हो गया, Cr+3 हो गया, Al+3 हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे मेटल जो होते हैं, दीज आर ट्राइवेलेंट, और सिर्फ लिथियम को छोड़ करके बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स होती है वो सारी की सारी रिएक्ट करती है इन ट्राइवेलेंट मेटल के साथ। ठीक है, और क्या देती है, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। उस डबल सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, हम एलम बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, जैसे फॉर एग्जांपल M2SO4 का होल थ्राइस .24H2, इसको हम क्या बोलेंगे, एलम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन करवा देते हैं Fe के साथ, ठीक है, फेरस सल्फेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, K2SO4 का होल थ्राइस .24H2, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम एलम बोल देंगे। ठीक है, तो ये होता है नेक्स्ट सल्फेट, किस तरीके से सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, आयनिक प्रॉपर्टी किस तरीके से इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम सल्फेट को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन तो क्या होता है, सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। लिथियम को छोड़ करके बाकी जितने भी सल्फेट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, ट्राइवेलेंट मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम एक और बात देखें कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल रिएक्शन करती है किसके साथ, मरकरी के साथ। ठीक, जब एल्कली मेटल्स रिएक्शन करती है मरकरी के साथ तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, अमलगम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी सिंपल सी रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, वैसे वो एल्कली मेटल्स के नहीं है बट एल्कली मेटल्स भी इस तरीके की रिएक्शन शो करती है। एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की सरफेस पर मरकरी को डाल देते हैं तो अमलगम का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप की आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता रहता है जब तक कंप्लीट एल्यूमिनियम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, वो पूरी कंप्लीट एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके अमलगम का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, तो इस तरीके की रिएक्शन भी
पूछी जा सकती है कि अमलगम का फॉर्मेशन कब होता है, जब एल्कली मेटल्स मरकरी के साथ रिएक्शन करके अमलगम का फॉर्मेशन करती है। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि जो जितनी भी एल्कली मेटल्स होती है, मेटल्स की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब एल्कली मेटल्स भी क्या होगी, एल्कली मेटल्स भी किसके साथ रिएक्शन करेगी, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है, तो ये सब रिएक्शंस होती है, आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं हैलाइड्स और कार्बोनेट के बारे में कि किस तरीके से हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर किस तरीके से वेरिएशन चलते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं हैलाइड्स और कार्बोनेट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हैलाइड्स और कार्बोनेट्स के बारे में। तो देखो हैलाइड्स जो होते हैं जनरली जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करके, और MX टाइप का हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे LiCl हो गया, KCl हो गया, NaCl हो गया, RbCl हो गया, CaCl हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी एल्कली मेटल्स होती है वो रिएक्ट करती है हैलोजन के साथ, हैलाइड का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखो आयनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जैसे कि हमने सल्फेट्स में देखा था वैसा का वैसा हैलाइड्स में होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू साइज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो LiCl का मैंने आपको कोवेलेंट नेचर बताया ही था। LiCl जो होता है वो कोवेलेंट नेचर शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि Cl- की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिथियम आयन। तो देखो Cl- आयन जो होता है वो लार्ज एनायन है, तो लार्ज एनायन को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लार्ज केटायन चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लार्ज एनायन को होल्ड करने के लिए स्मॉल केटायन है। तो लार्ज एनायन को स्मॉल केटायन होल्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है ऐसी, ये हमारे पास में लार्ज केटायन है और ये हमारे पास में स्मॉल एनायन है। ठीक है, ये Cl- हो गया और ये Li+ हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बॉन्डिंग जो होती है वो भी कम हो जाती है, बॉन्डिंग भी डिक्रीज हो जाती है। अगर बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, ठीक है, तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो इसको हम एज अ कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं कोवेलेंट से। तो LiCl जो होता है वो कोवेलेंट नेचर शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि Cl- आयन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, ठीक है, स्मॉल लिथियम आयन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी दूसरे हैलाइड्स होते हैं, जितने भी रेस्ट हैलाइड्स हैं हमारे पास में, ठीक है, लिथियम आयन को छोड़ करके, मतलब लिथियम को छोड़ करके बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जितने भी हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगी वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आयोनिक होंगे और कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। ठीक है, एंड डोंट हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम हैलाइड्स जो होते हैं ये मोर हैलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पोटेशियम आयोडाइड तो बना हुआ है, प्लस साथ में पोटेशियम आयोडाइड फिर से आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और Ki3 का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली सीजियम ब्रोमाइड जो है वो वापस से Br2 के साथ रिएक्शन करके सीजियम ब्रोमाइड 3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इस वजह से ये बड़े केटायन जो होते हैं बड़े एनायन को होल्ड कर पाते हैं इजीली, इस वजह से ये इसके साथ रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की। तो देखो कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे Li2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया, Rb2CO3 हो गया, CS2CO3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सभी प्रकार के कार्बोनेट का फॉर्मेशन, ऑल टाइप ऑफ कार्बोनेट फॉर्म किए जाते हैं बाय द अल्कली मेटल्स। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की तो Li2CO3 जो होता है वो थर्मली स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि CO3- आयन जो होता है वो लार्ज केटायन होता है और Li+ जो CO3- जो होता है वो लार्ज एनायन होता है और हमारे पास में लिथियम जो है वो स्मॉल केटायन होता है। तो लार्ज एनायन को स्मॉल केटायन होल्ड नहीं कर पाता, उस वजह से बॉन्डिंग जो होती है वो वीक हो जाती है। वीक बॉन्डिंग की वजह से ये थर्मली स्टेबल नहीं रहता, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। Li2CO3 जो होता है Li2O में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साथ में CO2 गैस रिलीज कर जाता है। ठीक है, तो ये जल्दी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, थर्मली स्टेबल नहीं होता। Li2CO3 को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं Na2CO3, K2CO3, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये जल्दी क्या नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, ये थर्मली स्टेबल रहते हैं, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल वो होगा जिसके पास में आयनिक प्रॉपर्टी जो होगी या फिर आयनिक कैरेक्टर जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सीजियम कार्बोनेट जो होगा, सीजियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा
और सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा Li2CO3। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम कंपैरिजन करें तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो आयनिक पोटेंशियल की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे CH2CO3 जो है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो इसका आयनिक पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे। अब ऑर्डर देखें अगर हम, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा थर्मल स्टेबल का, CH2CO3 हो जाएगा, फिर Rb2CO3, फिर K2CO3, फिर Na2CO3, फिर Li2CO3। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब सीधा ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है इन कार्बोनेट्स। अगर कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस तरीके से हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखे थे नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स और हैलाइड्स के बारे में। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में, कि एल्कली मेटल किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है और उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से हम उनका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, वो सब चीजें हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, एंड आई होप आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लिया होगा, ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट मिस ना करें। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।